ऑप्शन नंबर 4 में भी क्या होगा, अनलिमिटेड आंसर्स हो सकते हैं। तो जहाँ पे अनलिमिटेड आंसर्स हो सकते हैं उनको ओपन एंडेड कहते हैं, मुक्त सिरे वाले प्रश्न कहते हैं। तो जो हमारा बी और डी है ओपन वाले हो जाएंगे, क्योंकि समुच्चय भी जो नंबर्स का सेट है, वो ऐसे नंबर्स जिसका मीडियन 4 है तो वो भी अनलिमिटेड सेट्स बन सकते हैं। और जो आयत के बारे में, रेक्टेंगल के बारे में भी बच्चे की अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन हो सकती है। तो ए और बी में क्या है, किसी भी जो है, जो ये एरिया दे रखा है, साइड दे रखी है और पैरामीटर दे रखा है, तो उसका फिक्स एरिया निकलेगा, वो हर बच्चे का अलग अलग नहीं होगा। लेकिन जो जानकारी, ये दो चीजें हो सकती हैं, ये दोनों के जो बच्चों के हैं आंसर अलग अलग हो सकते हैं। लेकिन जो ए और सी वाले होते हैं हमारे, वो बच्चों के सेम आंसर होंगे। तो जो सेम आंसर वाले होते हैं वो क्लोज वाले होते हैं, और जो अलग अलग आंसर हो सकते हैं बच्चे के वो ओपन एंडेड। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गणित के शिक्षण अधिगम पर निम्नलिखित में से किसका प्रभाव होने की संभावना न्यूनतम है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज लिस्ट लाइकली टू इम्पैक्ट टीचिंग लर्निंग इन मैथमेटिक्स? तो जो सबसे कम इम्पैक्ट डालेगा, इनहेंस क्वालिटी ऑफ फीडबैक, ये डालेगा कि बच्चे को किस तरह का फीडबैक देना है। नोट वाला ही लगा लेंगे इस पे, जो यहाँ पे काटा होगा वो ही हमारा आंसर होगा। जो बच्चे के फीडबैक की क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, बच्चे का इम्प्रूवमेंट भी उतना ही अच्छा होगा। यूजिंग रिजल्ट्स ऑफ असेसमेंट टू मॉडिफाई, ये तो बिल्कुल सही है कि असेसमेंट ही बच्चे का इसलिए किया जाता है कि टीचर को फीडबैक मिले कि वो अपनी टीचिंग में उसको कहाँ सुधार करना है, या बच्चे में कहाँ उसको कौन सी टेक्निक का यूज करना है। नोइंग वेज इन विच असेसमेंट अफेक्टेड द कॉन्फिडेंस ऑफ लर्नर्स, ये बिल्कुल सही है। प्रोवाइडिंग कंप्लीट सॉल्यूशन टू स्टूडेंट्स रॉन्ग आंसर, तो अगर हम बच्चे को डायरेक्ट आंसर बता देते हैं तो उसका जो है वो बच्चे में गैस नहीं बढ़ेगा, तो उसका क्या, उसको एक आंसर मिल जाएगा, उसका जो थिंकिंग लेवल है वो भी इनहेंस नहीं होगा। तो ये जो मैथमेटिक टीचिंग लर्निंग का जो है मेन, इसका जो इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि बच्चे की थिंकिंग है वो उतनी डेवलप नहीं हो पाएगी, इससे बच्चे पे नेगेटिव असर जाएगा। तो डायरेक्ट आंसर नहीं बताना है। तो जो लिस्ट लाइकली है, इसलिए नोट वाला ही मानेंगे इसको, तो कट वाला हमारा फोर्थ आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, रोहित ने अनुभव किया कि वर्ग एक समचतुर्भुज और एक आयत दोनों ही है, वह वैन हील के मानस चिंतन के कौन से चरण पर है? जो वैन हील है उन्होंने विजुअल थिंकिंग की स्टेजेस बताई हैं। पहली स्टेज है लेवल 0 रिकॉग्निशन। इसमें क्या होता है, बच्चे शेप्स को रिकॉग्नाइज करता है कि ये स्क्वायर है, ये रेक्टेंगल है, ये पैरेललोग्राम है। इस तरीके से शेप्स को रिकॉग्नाइज करता है, पहचान करता है। दूसरा में लेवल एनालिसिस। एनालिसिस में क्या होगा, अगर वो बच्चे ने पहचान लिया कि ये रेक्टेंगल है तो वो उसकी प्रॉपर्टीज को भी बताएगा कि इसकी 4 साइड्स होती हैं, जो आमने सामने की साइड होती है वो इक्वल होती हैं, इसके जो एंगल्स होते हैं वो 90 डिग्री के होते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टीज बताएगा शेप्स के बारे में। लेवल 3 में क्या है, रिलेशनशिप। तो जो दो शेप्स होंगी, जैसे कि स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, तो उनके बीच में वो रिलेशनशिप रिकॉग्नाइज कर पाएगा। जैसे कि यहाँ पे भी क्वेश्चन में भी दिया गया है कि एक रोम्बस है और रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, ये आपस में इनको रिलेट कर पा रहा है, तो ये रिलेशनशिप वाली स्टेज आ जाती है। लास्ट है हमारी लेवल 3 डिडक्शन, जिसमें क्या होता है कि बच्चा थ्योरम्स वगैरह निकालना शुरू कर देता है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग में के लेवल पर आ जाता है। जैसे कि 9th 10th में होता है कि जो थ्योरम्स दी हुई होती हैं कि जो रेक्टेंगल के डायगोनल है वो बाइसेक्ट करते हैं, तो किस तरीके से वो बाइसेक्ट करते हैं वो उसको बच्चा प्रूफ कर पाता है डिडक्टिव लेवल के ऊपर। तो यहाँ पे हमारा जो वैन हील है उनका लेवल 2 आ जाएगा, रिलेशनशिप के बच्चा जो है शेप्स में रिलेशनशिप को पहचान पा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 46, किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं का योग एक पूर्ण संख्या होता है, क्लोजर प्रॉपर्टी। दिस प्रॉपर्टी ऑफ होल नंबर इज रेफर्ड एज क्लोजर प्रॉपर्टी। तो यहाँ 4 तरह की प्रॉपर्टी की बात हुई है।
इवन क्लोजर प्रॉपर्टी में क्या होता है कि अगर हम जैसे होल नंबर या होल नंबर को जोड़ रहे हैं तो होल नंबर ही हमारा रिजल्ट आएगा, आंसर आएगा। अगर हम ओड नंबर को जोड़ रहे हैं तो ओड नंबर ही रिजल्ट आएगा। इस तरीके से चीजें अगर वेरीफाई होती है तो वो क्लोजर प्रॉपर्टी के अंदर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट ऑप्शन हमारा क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि प्लस करते हैं हम दो नंबर्स को, a प्लस बी को प्लस करेंगे और उनका रिवर्स करेंगे, b प्लस a करेंगे, तो जो रिजल्ट है उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, तो वो होती है हमारी क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूमुटेटिव में हमें याद रखना है कि प्लस करना है, दोनों रिवर्स करेंगे तो कोई रिजल्ट में चेंज नहीं होगा क्यूमुटेटिव प्रॉपर्टी में। थर्ड है हमारा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हम दो से ज्यादा नंबर लेंगे। अगर हम a प्लस बी प्लस सी ऐसे करेंगे और नंबर्स को आगे पीछे कर देंगे a प्लस बी प्लस सी। एसोसिएटिव में हमें याद रखना है कि दो से ज्यादा नंबर 3 होते हैं और क्यूमुटेटिव में 2 नंबर होते हैं। तो जो रिजल्ट है यहाँ पे कोई चेंज नहीं होगा। अगर हम इस तरीके से चेंज लाते हैं, नंबर्स को आगे पीछे कर देते हैं, तो उसमें तो वो वाली प्रॉपर्टी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होती है। फोर्थ होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है, मल्टीप्लाई का कंसेप्ट आ जाता है। अगर हम a मल्टीप्लाई b प्लस सी करेंगे और फिर उसको नंबर्स को हम बिना ब्रैकेट के रखेंगे, a मल्टीप्लाई बी प्लस बी मल्टीप्लाई सी, इस तरीके से लिखेंगे तो उसके जो है रिजल्ट में चेंज नहीं होता। तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इन चारों प्रॉपर्टीज को मैंने आपको अच्छे से समझा दिया है। इससे रिलेटेड वीडियो भी मैं आपको लिए लेकर आऊंगी। एक तो जो लास्ट क्वेश्चन हमारा आया था, इसमें इम्पोर्टेंट वीन हेल का जो विजुअल थिंकिंग के लेवल्स हैं, और दूसरा हमारा प्रॉपर्टीज हैं जो ये मैथ में, ये ताकि हमारे जो भी 1 या 2 नंबर के क्वेश्चन आते हैं ये भी हमारे ना कटें। तो हमें क्लोजर प्रॉपर्टी में ये याद रखना है कि सेम सेट होगा। अगर ओड है तो ओड रिजल्ट भी ओड आएगा। क्यूमुलेटिव में 2 नंबर को जोड़ा जाएगा, 3 प्लस 4 करेंगे तो 4 प्लस 3 भी सेम आएगा। एसोसिएटिव में क्या करेंगे, हम 2 से ज्यादा नंबर्स लेंगे, 2 को प्लस करेंगे, ब्रैकेट में रखेंगे, 4 प्लस 3 करेंगे तो 2 प्लस 4 कर देंगे और 3 को बाहर निकाल देंगे, तो रिजल्ट में कोई चेंज नहीं आता, सेम रिजल्ट आएगा। तो ये एसोसिएटिव हो गया। इसको हम एग्जांपल्स के साथ कनेक्ट करके याद रख सकते हैं। और डिस्ट्रीब्यूटिव हमारा लास्ट है, तो 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 करेंगे और फिर इनको अलग अलग करेंगे, 2 मल्टीप्लाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई 3 करेंगे, तो कोई अगर ब्रैकेट को खोल देंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा। 4 3 7 14 और 4 दूनी 8 और 6 14, तो फिर सेम आंसर आ गया। डिस्ट्रीब्यूटिव को हमें मल्टीप्लाई के साथ कनेक्ट करके याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैथमेटिक्स टीचिंग लर्निंग इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट आया है तो हमारा जो है काटा वाला आंसर हो जाएगा। गणितीय मैथमेटिकल लर्निंग इज ए सोशल प्रोसेस इन्वॉल्विंग डायलॉग, तो ये तो सही है बिल्कुल कि हमारा जो गणित होता है वो रियल लाइफ से कनेक्ट करके, जो हमारे सामने बच्चे के सामने क्या होता है, रियल लाइफ में बहुत सारी सिचुएशंस होती हैं जिसमें उसको कैलकुलेशन करना होता है, तो ये एक सोशल प्रोसेस है। दूसरा है कल्चर एंड कॉन्टेक्स्ट हैज नो रोल, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा कि कल्चर और कॉन्टेक्स्ट का कोई रोल ही नहीं होता। वो तो ऐसा कोई सब्जेक्ट ही नहीं है जिसमें कॉन्टेक्स्ट और कल्चर का कोई रोल ना हो, तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बाकी ऑप्शन पे तो हमें जाने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू रिगार्डिंग टीचिंग नंबर्स एट प्राइमरी लेवल। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को नंबर का जो कंसेप्ट है वो किस तरीके से समझाना है। तो एक तो पहला ही ऑप्शन है संख्याओं की अंतर्दर्शी समझ। अंतर्दर्शी समझ मैथमेटिक्स में बहुत जरूरी होती है। इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग, जिसमें बच्चा इंट्यूशन करेगा, गैस करेगा। संख्या को लिखना अनुक्रम में पढ़ाना चाहिए। राइटिंग नंबर शुड बी टॉट इन सीक्वेंस, ये जरूरी नहीं है। राइटिंग ऑफ नंबर्स एज नंबर्स
शुड प्रोसीड काउंटिंग, गणना से पहले संख्याओं को संख्या के रूप में लिखना चाहिए, जरूरी नहीं है। ऑर्डर इरिलेवेंस ऑफ नंबर शुड बी इंक्रीज, तो अनुक्रम संगति को प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि बच्चे अगर ऐसे 1 2 3 4 ऐसे सीखते हैं तो उनमें रट्टाफिकेशन ज्यादा होता है। वो अगर हम इनको अलग अलग करके लिखते हैं तो बच्चे में समझ बढ़ती है, रट्टाफिकेशन कम होता है। तो इसीलिए हमारा जो ऑप्शन नंबर ए और डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ट्रू हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे ट्रू पूछा है तो इसलिए हमारा टिक वाले आंसर होंगे। तो ए और डी करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। तो बच्चों में इंट्यूटिव अंडरस्टैंडिंग को और जो ऑर्डर रिलीवेंस को इंक्रीज करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 है, प्राथमिक स्तर पर गणित पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू अत्यंत महत्वपूर्ण है? गणित को बच्चों के जीवन के अनुभव को भाग लगाना। तो जहाँ पे चाइल्ड लाइफ एक्सपीरियंसेस है, कॉन्टेक्स्ट की बात आ रही है कि बच्चे को कॉन्टेक्स्ट के साथ रिलेट करना चाहिए, कल्चर के साथ रिलेट करना चाहिए, रियल लाइफ के, तो ये सारे हमारे पॉजिटिव आंसर हैं कि हर CDP में भी, लैंग्वेज में भी और मैथमेटिक्स में भी, हर सब्जेक्ट में हमारे पॉजिटिव आंसर है। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित क्रियाकलापों में से किससे विद्यार्थियों में त्रिवियम स्पेशियल रीजनिंग अमंग विकसित होने की सर्वाधिक संभावना है? स्पेशियल रीजनिंग क्या होती है? जो कि मैप वगैरह होते हैं जिसमें बच्चे को वो सीखता है, शेप्स को सीखता है, मैथमेटिक्स में शेप्स को सीखता है। एक संख्या चार्ट में नमूने को पहचानना, नंबर चार्ट में पैटर्न को पहचानना नहीं, पैटर्न तो स्पेशल में नहीं आएगा। सोल्विंग सुडोकू पजल्स नहीं। आइडेंटिफाई टच सेलिंग सिलेक्टिंग फिगर्स, चौपट आकृतियों को पहचानना। तो स्पेशियल को हमें शेप्स के साथ कनेक्ट करके सीख करना है। जैसे हार्वर्ड गार्डनर ने दी थी ना मल्टी इंटेलिजेंस की थ्योरी, वहां पे स्पेशियल इंटेलिजेंस की भी बात हुई थी कि जिसमें बच्चा क्या है शेप्स को जिसमें क्या जो बच्चा शेप्स में अच्छा होता है, शेप मैप वगैरह अच्छा बनाने में अच्छा होता है, जैसे कि मूर्तिकार होता है, तो उसमें स्पेशियल इंटेलिजेंस ज्यादा होती है। तो चौपड़ की जो आकृतियां शेप्स अगर पहचानेगा तो बच्चा उसके अंदर स्पेशल रीजनिंग आ रही है। तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 3। नेक्स्ट हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट स्टेबल फॉर टीचिंग चिल्ड्रन द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शंस? फ्रैक्शन का कंसेप्ट समझाना है बच्चे को। अगर हम पहले ऑप्शन की बात करें तो अबेकस होता है काउंटिंग के लिए, प्लेस वैल्यू के कंसेप्ट के लिए। तो अगर हमारे क्वेश्चन में प्लेस वैल्यू या काउंटिंग जैसी चीजें पूछी होती तो हम अबेकस के साथ चले जाते, लेकिन दूसरा हमारा ऑप्शन है जियो बोर्ड्स। लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शंस के बारे में पूछा है कि बच्चे को फ्रैक्शन सिखानी है, तो जियो बोर्ड्स तो हमारा पता ही चल रहा है कि शेप्स के लिए होगा। और थर्ड हमारा नंबर चार्ट्स, तो नंबर चार्ट्स होगा नंबर्स के लिए। तो ऑप्शन नंबर 4 ही हमारा बाकी रहता है। क्विजिनियर रोड्स होती हैं जिसमें क्या होता है कि अलग अलग साइज की रोड्स ली जाती हैं और उनको रिलेट करके बच्चे को फ्रैक्शन सिखाया जाता है। ये भी हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि हमें अबेकस के बारे में पता होना चाहिए कि अबेकस बच्चे के लिए क्या सिखाने के लिए यूज किया जाता है, जियो बोर्ड्स का क्या योगदान है। तो ये चारों चीजों के बारे में हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिगार्ड टू नेचर ऑफ मैथमेटिक्स? नोट वाला आंसर, नोट वाला क्वेश्चन है तो कांटे वाला आंसर होगा। आर्ग्यूमेंटेशन स्किल इज इम्पोर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन ऑफ मैथमेटिकल नॉलेज, तो बच्चा तर्क वितर्क तो करेगा ही। मैथमेटिकल कंसेप्ट्स आर हियरार्किकल इन नेचर, गणित संकल्पनाओं की प्रकृति श्रेणीबद्ध है। हियरार्किकल कैसे है कि सबसे पहले इजी कंसेप्ट, फिर उससे थोड़ा मुश्किल, तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स की तरफ जाएंगे। प्राइमरी लेवल मैथमेटिक्स इज कंक्रीट एंड डज नॉट रिक्वायर एब्स्ट्रैक्शन, तो ऐसा नहीं है कि पूरी प्राइमरी लेवल पे ही है जो है कंक्रीट ही रहता है। छोटी क्लासों में कंक्रीट का होता है, धीरे धीरे बच्चा है क्या एब्स्ट्रैक्शन की तरफ चला जाता है प्राइमरी लेवल पर ही। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा जो है वो इनकरेक्ट हो जाएगा। मैथमेटिक्स यूजेस स्पेशल वोकैबुलरी टू कम्युनिकेट आइडियाज
प्रिसाइजली। तो मैथमेटिक्स की अपनी एक भाषा होती है, अपनी जो डेफिनेशंस होती हैं, जैसे थ्योरम्स हो गई, इस तरीके की जो ये मैथमेटिक्स की लैंग्वेज है। इसके अलावा मैथमेटिक में जैसे प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवीजन जैसी लैंग्वेज होती हैं। और जो अगर हिरारिकल नेचर हमें याद रखना है कि जो मैथमेटिकल के कंसेप्ट होते हैं उनका हिरारिकल नेचर होता है। क्यों? जैसे कि हमने सुना ही होगा कि एक बोडमास का फार्मूला होता है। बोडमास का फार्मूला होता है कि पहले हम ब्रैकेट को खोलेंगे, फिर हम ऑफ पे जाएंगे, तो उसके बाद मल्टीप्लाई पे जाए, उसके बाद डिवीजन पे जाएंगे, मल्टीप्लाई पे जाएंगे, एडिशन, सब्सट्रैक्शन। तो एक हिरार्की में हम मैथ की जो सम्स होते हैं उनको सोल्व करते हैं। तो हिरार्किकल नेचर होता है मैथमेटिकल कंसेप्ट्स का, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 है हमारा, वो इनकरेक्ट हो जाएगा। प्राइमरी लेवल पे भी हम एब्स्ट्रैक्ट का कंसेप्ट बच्चों को इंट्रोड्यूस कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस में संख्या 3 का प्रयोग क्रम सूचक भाव में हुआ है? ऑर्डिनल सेंस में हुआ है। ऑर्डिनल सेंस क्या होती है? जब हम ऑर्डर में रखते हैं 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से ये ऑर्डिनल सेंस होती है, क्रम सूचक भाव होता है। तो हम देखते हैं कि कौन से ऑप्शन में आता है। मैं इस इमारत की 3री मंजिल पर रहता हूँ, तो बिल्कुल सही है कि पहली, दूसरी, तीसरी, ये होता है ऑर्डिनल। जैसे 1 2 3 भी हो सकता है, क्रम में होता है 1 2 3 4 5, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से ये ऑर्डिनल सेंस होती है। इस घर में 3 कमरे हैं, ये नहीं होगा। 3 टीम सदस्य हैं, 3 पेंसिलों के कई समूह हैं। जो 1 2 3 4 5 है, ये होता है कार्डिनल, जिसे हम गणना सूचक भी कहते हैं। गणना सूचक मतलब गणना की जाएगी कि मेरे पास एक चीज है या 2 है, 3 है, जैसे कि बाकी 3 ऑप्शन में ये कार्डिनल गणना सूचक भाव है। जैसे कि घर में 3 कमरे हैं, 3 टीम है, 3 पेंसिलें हैं। जब यहाँ पे नंबर्स होते हैं, और जब ऑर्डिनल क्या होगा, पहली, ऑर्डिनल आएगा ऐसे पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं, इस तरीके से हमारा ऑर्डिनल नंबर होता है। जो ऑर्डिनल और कार्डिनल का जो डिफरेंस है वो हमें अच्छे से याद रखना है। मैं एक बार फिर से रिपीट करवा देती हूँ कि जो हमारे 2 तरह के भाव होते हैं, गणनात्मक और क्रम सूचक। क्रम सूचक यहाँ पे दिया हुआ है। क्रम सूचक में क्या आएगा, पहली, दूसरी, तीसरी, इस तरीके से, चौथी, 5वीं। तो इसको हम ऑर्डिनल सेंस भी कहते हैं। और दूसरा हमारा है कार्डिनल सेंस। कार्डिनल सेंस में क्या होता है कि हम नंबर्स को, उन चीजों को काउंट करके बताते हैं कि 5 चीजें हैं, 4 हैं, 3 हैं। तो इस तरीके से अगर बताया गया है तो वो कार्डिनल सेंस है, जिसे हम हिंदी में गणनात्मक भाव कहते हैं। तो इन दोनों के डिफरेंस को हमें पता होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 है यहाँ पे हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शुद्ध कथन को पहचानिए। यदि 2 आकृतियों का क्षेत्रफल समान है तो उनका परिमाप समान होगा। तो ये जरूरी नहीं होता कि उनका क्षेत्रफल भी समान हो। जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने एक रेक्टेंगल की ले ली, 4 और 3 की, जो इसका जो एरिया होगा वो क्या होगा, 4 × 3 12। और जो इसका परिमाप होगा वो कितना होगा, 4 + 3 यानी कि 14 होगा। तो दोनों का क्या है, अलग अलग होगा। 2 आकृतियों की बात है। तो अगर हमने एक आकृति का लिया कि इसके साथ दूसरी मैंने ले ली 6 और 2 वाली, 6 और 2 वाली 12, दोनों का एरिया 12 है। उनका परिमाप पहले वाली का तो 14 आएगा, दूसरे वाली का कितना आएगा, 6 और 2 8 दूनी 16 आएगा। तो ये जरूरी नहीं है कि एरिया समान है तो उनका जो है परिमाप भी समान होगा। तो ये गलत हो जाएगा हमारा। यदि 2 आकृतियों का परिमाप समान है तो उनका क्षेत्रफल समान होगा। तो ऐसे ही अपोजिट भी बिल्कुल रॉन्ग हो जाएगा। ये हमें एग्जाम्पल लेके प्रूफ करने पड़ेंगे और फिर हमें समझ आएगा कि ऑप्शन करेक्ट है या इनकरेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल हमने 8 और 6
जोड़ा 2 से मल्टीप्लाई 14 हो गया, और 10 और 4 की ली तो उसका भी 14 होगा, लेकिन इनका एरिया निकालेंगे तो 48 आएगा और इसका निकालेंगे तो 40 आएगा। तो दोनों का जो है एरिया अलग आ गया, जबकि जो पैरामीटर सेम था। तो ऑप्शन नंबर 2 भी इनकरेक्ट हो जाएगा। परिमाप और क्षेत्रफल का मात्रक समान होता है, द यूनिट ऑफ पैरामीटर एंड एरिया सेम। तो ये तो बिल्कुल गलत है। अगर पैरामीटर सेंटीमीटर में है तो एरिया हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर में होगा। तो ऑप्शन नंबर 4 है, किसी आकृति का आकार उसके परिमाप का निर्धारण होता है, द शेप ऑफ फिगर डिटरमाइंस द पैरामीटर। तो ये तो बिल्कुल सही है कि अगर शेप्स क्या होती है, बाउंड्री तो होती है किसी भी शेप की, पैरामीटर क्या होता है, बाउंड्री होती है कि यहाँ से वो चला और यहाँ तक पहुंचा तो उसका ये पैरामीटर हो गया। अगर वो ट्रायंगल में है तो यहाँ से यहाँ, तो उसकी जो शेप्स होती है वो उसका पैरामीटर डिसाइड करती है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया, वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणितीय पाठ्यक्रम के संबंध में शुद्ध कथन को पहचानिए। द फाउंडेशन ऑफ अलजेब्रिक थिंकिंग कैन बी लेड एट प्राइमरी लेवल। तो कैन बी बोला इसने, तो करा जा सकता है कि जो बीजगणितीय विचार है वो प्राथमिक स्तर पर डाली जा सकती हैं। भिन्नों की संकल्पना, द कंसेप्ट ऑफ फ्रैक्शन शुड बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली एट अपर प्राइमरी। तो ये बिल्कुल गलत है कि ये प्राइमरी में भी इंट्रोड्यूस करा जाता है। द कंसेप्ट ऑफ नेगेटिव नंबर शुड बी इंट्रोड्यूस्ड एट प्राइमरी लेवल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। नेगेटिव जो नंबर का कंसेप्ट होता है, एक कॉम्प्लेक्स कंसेप्ट होता है, तो ये बच्चों को प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस नहीं करा जाता और नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा, कंसेप्ट ऑफ एरिया मेजरमेंट शुड बी इंट्रोड्यूस ओनली एट, जबकि एरिया और मेजरमेंट प्राइमरी लेवल पर इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है। इसके लिए हम 5वीं क्लास या 5वीं और 4th क्लास का जो है मैथमेटिक्स जरूर देख लें, ताकि अगर आपका मैथ अच्छा नहीं है तो आप वहां से क्वेश्चन को करेंगे तो वहां पे डिटेल में बिल्कुल बताया गया है, और जो मोस्टली क्वेश्चन है वहीं से उठाए गए हैं। जो वहाँ पे ऊपर वाले क्वेश्चन हमने किए हैं वो मैथमेटिक्स की जो 4th और 5th की क्लास की बुक्स में मिल जाएंगे आपको। और हमें ये भी आइडिया आ जाएगा कि प्राइमरी में कौन कौन से कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करे गए हैं, जैसे एरिया भी लिया गया, फ्रैक्शंस भी ली गई हैं। ये अलजेब्रिक का हमें नहीं है क्योंकि यहाँ पे कैन भी लिखा है, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, प्राथमिक स्तर पर त्रिभुजों की अवधारणा का परिचय देने के संबंध में शुद्ध कथन का पहचानिए। सबसे पहले त्रिभुज की परिभाषा दे दी जानी चाहिए। बच्चे को परिभाषा बताना सीधे उसके लिए बोरिंग हो जाएगा। चिल्ड्रन शुड ओनली बी एक्सपोज टू इक्विलेटरल ट्रायंगल टू अवॉइड कंफ्यूजन। तो ये भी जरूरी नहीं है। बच्चों के समक्ष विभिन्न प्रकार के त्रिभुजों प्रस्तुत किए जाने चाहिए परंतु अन्य आकृतियों, ये भी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर बच्चे को हम त्रिभुज का कंसेप्ट समझा रहे हैं तो उसको दूसरी आकृतियां भी उसके सामने होनी चाहिए, ताकि बच्चा रिलेट कर पाए, पहचान पाए, रिकॉग्नाइज कर पाए कि उनमें से कौन सी त्रिभुज है। और इक्विलैटरल ओनली लिखा है तो इसलिए ओनली लिखा है, तो ये भी गलत हो जाएगा हमारा। और डेफिनेशन तो बच्चे के लिए बोरिंग हो जाती है, बल्कि उसको रियल लाइफ से कनेक्ट करके बच्चे को जो शेप्स दिखाकर उस कंसेप्ट को बच्चे को सिखाना चाहिए। उसकी जो प्रीवियस नॉलेज है उसके बेस पे, आसपास की जो ट्रायंगल की एग्जाम्पल है उसके बेस पे, ना कि डेफिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 57, in a division sum the divisor is 5 times the quotient and twice the remainder. If the remainder is 5, what is the number? तो यहाँ पे अगर हम इस तरीके से क्वेश्चन को लिखेंगे तो डिवीजर कौन होगा, क्वोशिएंट कौन सा होता है, यहाँ पे जो हमारा आंसर होता है वो क्वोशिएंट होता है, नीचे रिमाइंडर होता है, और यहाँ पे क्या होता है, डिवीजर होता है। डिवीजर यहाँ पे होता है, यहाँ पे डिविडेंड होता है, जिसे हिंदी में यहाँ पे भाजक होगा। ये भागफल है, ये शेषफल है, और ये भाज्य है हमारा। तो यहाँ पे दिखाया गया है कि डिवीजर 5 टाइम्स द क्वोशिएंट, अगर 5 टाइम 5x है और ये x है, और रिमाइंडर का ट्वाइस है, तो मान लिया, और यहाँ पे रिमाइंडर दिया गया है शेषफल 5 है, तो ये 2 गुना हो गया यहाँ पे हमारा 10 हो गया। और फिर हमारा ये जो है इसका 5 टाइम्स है, तो यहाँ पे जो हमारा भागफल आ जाएगा वो आ जाएगा 5 से डिवाइड करके 2।
तो हमें संख्या निकालनी है। तो संख्या कैसे निकालते हैं, हम इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस क्या करते हैं, जो शेषफल होता है उसको जोड़ देते हैं। तो 10 दूनी 20 और 5 25, तो 25 हमारा आंसर आ जाएगा। एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ कि हम पीछे से चलना, ऐसे क्वेश्चन में हम रिमाइंडर से शुरुआत करेंगे कि रिमाइंडर दिया गया है और जो रिमाइंडर का जो ट्वाइस है हमारा 5 रिमाइंडर है और जो उसका ट्वाइस है वो हमारा क्वोशंट है, भाजक है। तो वो हमारा भाजक जो है क्वोशंट है वो जो डिवीजर है वो 10 आ जाएगा और जो क्वोशंट है हमारा वो डिवीजर 10 आ जाएगा। क्वोशंट है जो वो डिवीजर है क्वोशंट का 5 टाइम है, 5 गुना है, तो ये 2 आ जाएगा, 5 से डिवाइड करेंगे और 3 चीजें आ गई हमारे पास। तो इनको हम ऐसे ही निकालते हैं, जो डिविडेंट होगा वो हमारा नंबर होगा। कैसे निकालेंगे उसको, डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो 10 दूनी 50 प्लस 10 दूनी 20 प्लस 5 25, इस तरीके से 25 हमारा आंसर आ जाएगा। ये फार्मूला हमें पता होना चाहिए कि जो भाज्य है हम कैसे निकालते हैं, जो नंबर है जिसको हम भाज्य बोलेंगे उसको भाजक मल्टीप्लाई भागफल और प्लस शेषफल, ये हमारा फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 5 क्रमागत संख्याओं का योग 20 है। प्रथम 3 क्रमागत संख्याओं का योग क्या है, द सम ऑफ कंजिक्यूटिव नंबर्स बोला है। एक जब भी कंजिक्यूटिव नंबर्स आता है तो लगातार है वो नंबर, तो उसको नंबर्स को हम मान लेंगे x, x+1, x+2, x+3, x+4। तो ये हमारे 5 नंबर हो गए 1 2 3 4 5। तो इनका जोड़ है वो 20 है, तो 5x हो जाते हैं हमारे पास, 1 2 3 3 6 और 4 10। तो x की वैल्यू यहाँ पे हमारी 20 मल्टीप्लाई 10 इज इक्वल टू 10 और डिवाइड बाई 5, तो 2 आ जाएगी। तो पहले 3 क्रमागत संख्याएं क्या है हमारी, 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4, तो 4 3 7 और 2 9, आंसर हमारा 9 आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ग के तार के रूप में तार 144 सेंटीमीटर का क्षेत्रफल है। जो स्क्वायर होता है उसका जो एरिया होता है वो होता है a मल्टीप्लाई a, जो कि 144 है। यदि इस तार को एक आयत के रूप में मोड़ा जाए तो इसकी लंबाई 16 सेंटीमीटर है, तो कितना क्षेत्रफल घेरा जाएगा। तो जो पैरामीटर होता है वो दोनों, जो कोई भी शेप होगी अगर उसको स्क्वायर है और फिर उसको रेक्टेंगल बना दिया जाता है तो उसकी जो बाउंड्री होती है वो हमेशा सेम रहती है, पैरामीटर जो होता है वो सेम रहता है अगर इसी से वो बनाई गई है, लेकिन जो एरिया है वो चेंज हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे पहले हमें स्क्वायर का पैरामीटर निकालना होगा। स्क्वायर का पैरामीटर निकालना होगा। स्क्वायर का पैरामीटर कैसे आएगा, जब हम उसकी साइड निकाल लेंगे। साइड बाय साइड क्या होता है इसका एरिया, तो एक साइड कैसे आएगी, इसका स्क्वायर रूट निकाल देंगे तो जो हमारी 12 साइड आ जाएगी। और जो इसका पैरामीटर होता है स्क्वायर का वो 4a होता है, तो 12 चौक 48, यानी कि जो पैरामीटर है 48 आ गया। और जो ये पैरामीटर स्क्वायर का होगा और जो रेक्टेंगल होगा उन दोनों का जो पैरामीटर है सेम होगा। तो अब हमें एक साइड का पता है रेक्टेंगल की, तो पैरामीटर का फॉर्मूला लगा देंगे। 48 आ गया हमारा, तो रेक्टेंगल का पैरामीटर होता है 2 लेंथ प्लस, तो 48 आ गया हमारा। और लेंथ हमारी हमें पता ही है 16 है, 16 + p, 2 को इस साइड ले आएंगे तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड होने के बाद 48/24 आ जाएगा और जो 16 को माइनस आ जाएगा तो इधर b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8, तो 8 हमारा जो b आ जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, एरिया निकालना है रेक्टेंगल का, तो 16 × 8, 8 × 48 और 12, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा एरिया आ जाएगा इधर। तो इसमें हमें क्या है, किसी भी चीज को इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एक तार है 16 सेंटीमीटर लंबी और फिर उसको स्क्वायर बना दिया गया, तो जब सेम शेप होती है
और उसी शेप से दूसरी शेप बना दी जाती है, तो हमें याद रखना है कि दोनों का पैरामीटर सेम होता है। तो पहली वाली का हम पैरामीटर निकाल के तो दूसरी वाली के फार्मूले में उसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट निम्नलिखित में से सबसे बड़ी और दूसरी सबसे भिन्न क्रमशः हैं। तो भिन्नों को हम कैसे करते हैं, इनको डिवाइड करके हम निकाल सकते हैं। दूसरा, हम जब 5/6 को हम डिवाइड करके चेंज करेंगे तो 0.83 समथिंग आएगा। ऐसे ही हम दूसरे नंबर को डिवाइड करेंगे तो 0.75 आ जाएगा। 0.5 हाफ का तो हमें पता ही कि 0.5 होता है। उसके बाद 0.6, तो ऐसे हम इनको डिवाइड करते हैं 0.60। अब हम सबसे बड़ी और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न, तो इधर इनमें सबसे बड़ी कौन सी होगी, 833 वाली होगी। तो पहले वाली 5/6 सबसे बड़ी होगी और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन सी हो जाएगी, 75 वाली। तो पहली 5/6 और 3/4 हमारी पहली और दूसरी सबसे बड़ी भिन्न हो जाएंगी। इस तरीके से हम इनको डिवाइड करके निकाल सकते हैं। अगर ये हमने मैथमेटिक्स के 30 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं डिटेल में। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में डाल सकते हैं, ताकि मैं आपका जो भी डाउट हो उसे दूर कर दूं। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।